नमस्कार, मैं हूं रवि पाठक और स्वागत है आपका आपके ही गुरुकुल में। जी हाँ, ये आपका गुरुकुल है, जहां आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। यहां आपको कहीं जाकर कोई क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ती और ना ही आपको इंटरनेट ऑन करके कुछ सर्च करना पड़ता है। यहां पर घर बैठे बस आपको अपना टीवी ऑन करना होता है और सर्वधर्म संगम चैनल लगाना होता है और बस यहीं से शुरू हो जाती है आपकी पढ़ाई, वो भी बिल्कुल सरल, साधारण और सटीक तरीके से। यहां पर हम आपको उन विषयों के बारे में बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं जिनके बारे में आमतौर पर आपके आसपास चर्चा तो होती है, खूब बात विवाद और बहस भी होती है, लेकिन उसके सारे मुद्दे के, उस विषय के बारे में आपके पास या आपके जैसे उन तमाम लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं होती। और यही वजह है कि चर्चा जो है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बात बहस पर जाकर अटक जाती है। लेकिन यहां पर हम आपको हर एपिसोड में एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देते हैं जो आपके आम जनजीवन से जुड़ी हुई है, जिसकी चर्चा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर होती रहती है। और इसीलिए आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है बजट। गुरुकुल में आज का विषय बजट। मार्च ये वो महीना है जब राजनीति से लेकर तमाम सेक्टर्स में बजट शब्द का प्रयोग लगातार होता है। कुछ लोग इसे क्लोजिंग भी कहते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, वो ये कि मार्च जो है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना होता है और आखिरी महीने में साल का लेखा जोखा जो भी है वो तैयार किया जाता है, उसका हिसाब लगाया जाता है और अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। और नए साल में यानी अप्रैल से अगले मार्च तक जो भी ब्लूप्रिंट होता है उसे तैयार किया जाता है और उसी को कहते हैं बजट। एक आम आदमी भी अपना और अपने परिवार का बजट तैयार करता है। फर्क बस यह है कि वो हर महीने करता है और परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग करता है। लेकिन इसी बजट को एक सरकार जो है वो अपने लोकतंत्र की जनसंख्या के हिसाब से करती है। जैसे मोदी सरकार ने 125 करोड़ लोगों के हिसाब से किया, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ की आबादी के हिसाब से, और ऐसे ही तमाम राज्य सरकारों ने अपना बजट पेश किया। तो जाहिर सी बात है कि बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और जब शब्द ही बड़ा है तो इसके मायने कितने बड़े होंगे आप बखूबी समझ सकते हैं। और उसी की एक एक कड़ी समझाने के लिए आज हमारे साथ गुरुकुल में मौजूद हैं डॉक्टर एसके दत्ता। तो आइए शुरू करते हैं। आज गुरुकुल के गुरु हैं डॉक्टर एसके दत्ता, इकोनॉमिस्ट। तो स्वागत है डॉक्टर दत्ता साहब आपका। सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे यही है कि बजट, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत समझा ही दिया है एक आम आदमी के तौर पे, लेकिन बजट टेक्निकल लैंग्वेज में बजट को आप समझा सकें। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बजट को समझाना है तो टेक्निकली पूरे सरकार का जितना खर्चा होता है और उसके साथ साथ जितने मुनाफे होते हैं सरकारों के, उसका पूरा लेखा जोखा और ओवरऑल एक एस्टिमेट तैयार होता है। और एस्टिमेट के माध्यम से फिर अगले साल की योजनाएं क्या होंगे और किस हिसाब से खर्चा होगा, उन सब चीज़ों का लेखा जोखा दिया जाता है और उसी को हम लोग मोटे तौर पे बजट कह सकते हैं। लेखा जोखा जो होता है वो केवल एक आम नागरिक भी करते हैं, फैमिली में भी पूरा बजट का वो होता है, दिन के हिसाब से होता है, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से। उसी तरह से सरकार की भी जो बजट है वो भी दिन के हिसाब से भी होता है, महीने के हिसाब से भी होता है और साल के हिसाब से भी होता है। अच्छा। जैसे पूरे साल का बजट अगर हुआ, मान लीजिए अगर 800 करोड़ का, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अगर 800 करोड़ का अगर बजट हुआ पूरे साल का, 800 करोड़ में कितना खर्चा होगा सरकार का और कितना मुनाफा होगा उसकी एक एस्टिमेट होगी। अच्छा। और उसके साथ साथ ये जो 800 करोड़ है, 800 करोड़ में से महीने में कितना खर्चा होगा, कितना मुनाफा है, उसकी भी एक एस्टिमेट होती है जी। और उसके साथ साथ साप्ताहिक हिसाब से और दिन के हिसाब से भी एस्टिमेट का लेखा जोखा होता है। तो यानी कि जो सरकारी बजट होते हैं वो बहुत विशाल होता है क्योंकि पूरे देश के आबादी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और उस पे हर नागरिक के ऊपर जो खर्चा होता है सरकार का या फिर नागरिक के जो अपेक्षाएं हैं उसको जैसे पूरा करते हैं सरकार, उसका पूरा लेखा जोखा होता है। इसीलिए किसी भी देश का बजट मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के बजट के हिसाब से इतना ज़्यादा विशाल होता है। जी,
सबसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने देश के बजट की बात की, राज्यों का भी अपना अपना एक अलग बजट होता है। देश के बजट में और राज्य के बजट में फ़र्क कैसा फ़र्क होता है? और क्योंकि राज्य भी एक तरीके से केंद्र में शासन है, तो उसका कोई ना कोई प्रभाव जो है वो राज्य पे पड़ता है। तो इन दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो कैसे हम कर पाएँगे? अंतर यही है कि राज्य की जो बजट होती है वो उस राज्य की सरकार की खर्चा होती है, ठीक है। और खर्चा की जो लेखा जोखा है और उसका जो फायदा मुनाफा जो भी है वो एक ओवरऑल एस्टिमेट होता है उस राज्य का उस सरकार के तरफ से। ठीक है। केंद्र की जो बजट होती है राज्यों के लिए वो अनुदान होता है। अच्छा, अनुदान यानी कि अच्छा। एड या फिर लोन वगैरह लोन तमाम वगैरह चीज़ें। कह सकते हैं कि हम हाँ, जो एक मदद सी एक करते हैं। मदद है जो उस राज्य के पॉपुलेशन के हिसाब से, राज्य के साइज के हिसाब से, अच्छा, राज्य के अपेक्षाओं के हिसाब से सब भारत उसकी सरकार थोड़ा वो ज्योग्राफी के अनुदान, अकॉर्डिंग किया जाता है। हाँ, ठीक, अनुदान भारत सरकार तय करती है जी। जो आपके नीति आयोग के नीति आयोग। माध्यम से होता है, वो तय अच्छा। होता है। नीति आयोग की जब बैठक होती है, राज्य के जितने सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आते हैं दिल्ली आके, देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ बातचीत होता है। अच्छा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनके साथ बातचीत होती है, और तमाम जितने सारे मुख्यमंत्री हैं जी। प्रदेश के, वो लोग भी नीति आयोग के बैठक में शामिल होते हैं। जी। और फिर एक प्रदेश के तरफ से एक डिमांड रखा जाता है भारत अच्छा। सरकार के पास कि हमारे इस साल के लिए केंद्र से इतना अपेक्षित है अच्छा। पैसा या फिर अनुदान। और उसका फिर भारत सरकार के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जो टीम है, फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, फिर नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं और बाकी जितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन सब के साथ सलाह मशवरा लेके, राय लेके, फिर वो सरकार, भारत सरकार उसको कंसीडर करती है। अच्छा। मान लीजिए अगर बिहार सरकार ने अगर 2,500 करोड़ की अगर अनुदान मांगा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2,500 करोड़ ही मिले। दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि भारत सरकार को लगे कि 2,500 करोड़ के जगह पे 1,500 करोड़ काफी है, तो वो 1,500 का अनुदान होगा। अच्छा। या फिर भारत सरकार को अगर लगे कि प्रदेश के सरकार ने जो मांगा है वो कम है, उससे ज्यादा देना चाहिए, तो शायद वो 2,500 5,000 करोड़ भी हो जनरली सकता ऐसा होता है सर कि है। केंद्र बहुत सारे जगह पे होता है। अच्छा। और बहुत सारे सिचुएशन पे देखा जाता है इस तरह की चीज़ें। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ा है और जो मतलब सक्षम नहीं है अपने बलबूते पे खड़ा होने के लिए। अच्छा। तो उनको कहीं ना कहीं पे एक विशेष अनुदान दिया जाता है, और उसका जो रिपेमेंट की जब बात आती है, भारत सरकार ने जो अनुदान दिया है, अच्छा। 2 तरह का अनुदान होता है। एक होता है लोन, एक होता है एड। एड जो है उसकी रिपेमेंट नहीं होती है, जो लोन होता है लोन की रिपेमेंट होती है, यानी कि प्रदेश के सरकार को लौटाना पड़ेगा वो। अच्छा। और जो एड जो है वो लौटाना नहीं पड़ता है। तो विशेष राज्य जो है, जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है या वंचित है, उनको जब अनुदान दिया जाता है, हो सकता है कि एड का जो मात्रा है वो ज्यादा है, लोन की जो मात्रा है वो कम है। अच्छा। तो उस हिसाब से भारत सरकार सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उसका सब अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक दृष्टिकोण बनाती है, और फिर उस हिसाब से तय होता है कि किसको कितना मिलेगा। ठीक है सर, हम इस मुद्दे पे अभी भी बात करेंगे, भी राज्यों की बात अलग से होगी, लेकिन एक चीज, पैसे का फ्लो किस तरीके से होता है? बजट, क्योंकि कहते हैं कि बजट पूरी तरीके से पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, जो मनी है वो किस तरीके से इसका फ्लो होता है? एक आम आदमी से पैसा सरकार के पास पहुंचता कैसे है, और फिर सरकार के जरिए आम आदमी के पास पैसा कैसे जाता है? मतलब जो फ्लो ऑफ मनी है वो कैसे होता है? आम आदमी के तरफ से जो सरकार के पास जो पैसा जाती है वो टैक्स के माध्यम से जाती है। जो टैक्स हम लोग भरते हैं वो टैक्स कलेक्शन होता है, और भारत सरकार के पास बैंकों के माध्यम से वो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे चीज़ को। अच्छा। ये तो एक हो गया। दूसरा जो है वो है भारत के जो विदेश नीति से जो कंट्रीब्यूशन आता है, जैसे मसलन आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, जो हम लोग बाहर पे व्यापार में जो हम लोग बेचते हैं और बाहर से जो चीज़ों को खरीदते हैं और देश में आता है, उसका एक लेखा जोखा होता है। पूरे सालाना एक लेखा जोखा होता है, सालाना, बाई मंथली, ट्राई मंथली, सब चीज़ें हैं, पर ओवरऑल मैं सरल भाषा से ईयरली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ।
उस पे ये है कि मान लीजिए आप अगर 100 तरह के आइटम आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है। और उसके लिए अगर आपको 5,000 करोड़ अगर ठीक आपको है। मिला है 5,000 करोड़ रुपए ठीक है। अलग देशों को जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। और आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं मान लीजिए आप अगर 250 आइटम इंपोर्ट कर रहे जी। हैं और उसका इंपोर्ट का जो बिल है वो शायद 5,000 करोड़ के जगह पे 6,000 करोड़ यानी हो गया, ज्यादा है। ज़्यादा है, यानी कि आपकी 1,000 करोड़ की डेबिट है हमें वहाँ पे। डेबिट है जी। और आपकी एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले, मान लीजिए इंपोर्ट अगर 5,000 करोड़ है, एक्सपोर्ट अगर 6,000 जी। करोड़ है, तो 1,000 करोड़ का फायदा है। फायदा है। तो ये जो 1,000 करोड़ जो सरकार के भंडार में जो पैसा आ रही है, जो जी। हार्ड करेंसी होता है, स्टर्लिंग पाउंड या फिर डॉलर के माध्यम से जो जी। चीज़ें आता है, वो फिर यहाँ के सामाजिक चीज़ों के लिए लगाया जाता है। जी। और उसकी जो एलोकेशन होती है वो बजट के माध्यम से ही होता है, एलोकेशन सरकार करती है। जी। इसके साथ साथ जितने सारे गोल्ड बॉन्ड वगैरह जो हम लोग रखते हैं बैंकों में, अच्छा। उसका जो एक वैल्यूएशन होता है, वो वैल्यूएशन का भी एक योगदान होता है पूरे ओवरऑल देश के बजट के, उसके ऊपर अच्छा। डाला जाता है और उस हिसाब से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बजट के बहुत सारे पिलर्स होते हैं, अच्छा। केवल एक चीज़ नहीं होता है। टैक्सेशन एक हो गया, टैक्सेशन, हाँ। उस नागरिक के जो टैक्सेशन है वो एक हो गया, फिर आपके सेल्स टैक्स वगैरह जो गुड्स और सर्विसेज पे तमाम जितने सारे टैक्सेस लगते हैं, हाँ जैसे हाँ। वैट हो गया, सर्विस टैक्स हुआ, ठीक है। सर्विस चार्जेस जी। हो गया, वो सारे चीज़ों का जो कलेक्शन होता है वो केंद्रीय भंडार पर जाता है। तो ये सारी तो चीजें टैक्स में हम सारे इंक्लूड कर सकते चीज़ें हैं। को इंक्लूड करते हैं। हाँ। टैक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैक्स में भी अलग अलग है, अलग हाँ। अलग है। फिर आपका जितना विदेश से जितने सारे व्यापार होते हैं वो हो गया, फिर आपके तमाम जितने सारे हार्ड करेंसी के जो बॉन्ड्स हैं या फिर गोल्ड के जो बॉन्ड्स है, सिल्वर के जो बॉन्ड्स है वो, और इसके साथ साथ फिर आपके तमाम जितने सारे प्रदेश के सरकार की जो कंट्रीब्यूशन होती है देश के इकोनॉमी पे, जी। और भारत सरकार की जो कंट्रीब्यूशन होती है और प्राइवेट जितने सारे सेक्टर्स के जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो ओवरऑल जो टोटल एक लामसाम अमाउंट होता है, हाँ। वो भी कहीं ना कहीं पे बजट का एक पिलर के हिसाब से वो इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर आपने देखा कि केंद्र के बजट में और राज्य के बजट में क्या फर्क है, फ्लो ऑफ मनी, कहाँ से पैसा आता है और किस तरीके से उसको फिर जो है डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स में। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं गुरुकुल में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पहले जान चुके हैं कि बजट होता क्या है, पैसा कहाँ से आता है, डिवाइड कहाँ होता है। अब देखते हैं कि जो पैसा आता है इसमें घाटा और मुनाफा किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करती है सरकार। सर, जो वित्तीय मुनाफा कहा जाता है, हालांकि सरकार लगातार पिछले कई सालों से कह रही है कि घाटे में है, केंद्र सरकार की बात हो रही है, मुनाफा और घाटा ये तय कैसे होता है? मुनाफा और घाटा बहुत सिंपल वे में तय होता है। अगर सिंपल शब्द में मैं कहूँ तो जी। सरकार की खर्चा कितना है, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, और सरकार की जो आमदनी है वो कितना है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन कितना है सरकार का, और सरकारी खर्चा कितना है। जी सर। सरकारी खर्चा अगर रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से ज़्यादा अगर है तो फिर घाटा है। अच्छा। और रेवेन्यू कलेक्शन अगर ज़्यादा है खर्चे के हिसाब से, मतलब कि ज़्यादा मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, रेवेन्यू अगर ज़्यादा मिल रही है खर्चे के मुताबिक, तो फिर फ़ायदा है। तो इसी तरह से पूरा ओवरऑल तय होता है कि घाटे का बजट है या फिर मुनाफे का बजट है। केंद्र सरकार से लगातार कह रही है कि जो नुकसान में ही है, मतलब जो हमारी सरकार है वो नुकसान में है, पैसे उनको लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है हर बार। तो एक आम आदमी, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ या फिर आप हैं, मेरा जो नॉर्मल बजट है, घर का बजट है, वो किस तरीके से रिलेट करता है गवर्नमेंट को कि नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? मैं तो अपना रेगुलर काम करूंगा, जो मैं पहले कर रहा था वही मैं आज भी करूंगा, तो घाटा और फायदा सरकार को डायरेक्ट कैसे होगा? डायरेक्टली रिलेट नहीं होता है। आम जी। नागरिक के जो खर्चा है या फिर जो मुनाफा है वो इनडायरेक्टली रिलेट होता है सरकार के बजट के साथ। जी। डायरेक्ट कोरिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट कोरिलेशन सरकार के खुद के खर्चे की होती है और खुद का जो रेवेन्यू जनरेशन है उससे डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। जी। आम नागरिक की जो चीज़ें हैं वो इनडायरेक्ट वे में कंट्रीब्यूशन होता है बजट के लिए। जी सर। और इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है, क्या सरकारी बजट घाटे में है या फिर फ़ायदे में है, अच्छा। वो डिपेंड करता है कि आपके ओवरऑल कलेक्शन का फ्लो क्या है अच्छा। और कितना आपका कलेक्शन हो रहा है।
इसके साथ साथ सरकारी खर्चा जो है, जो तमाम जितने सारे योजनाएं चलाती है सरकार, वो अगर समय के अनुसार अगर हो जाए पूरा और अच्छा। समय के हिसाब से अगर पूरा होता है जी। और उस पे अगर फालतू की खर्चा अगर ना नहीं होती है टाइम के चलते या फिर लेबर अनरेस्ट के चलते, तमाम चीज़ों के चलते, तो वो अगर सही गति में और सही दिशा में अगर हो रहा है जी। तब तो वो है कि संतुलित रहता है पूरा चीज़। ठीक है। पर अक्सर देखा जाता है कि तमाम जितने सारी योजनाएं सरकार चलाती है वो कहीं ना कहीं डिले पे होते हैं। डिले होता है। ठीक। दूसरा ये है कि क्योंकि सरकार की एक सोशल वो होता है, मोटिव होता है, मतलब सामाजिक राय, सामाजिक न्याय करना। जी। तो सामाजिक न्याय के लिए तमाम जितने सारी योजनाएं चलाती है सरकार, वो कहीं ना कहीं पे आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होता नहीं है, होती। नुकसानदायक होता है आर्थिक मतलब रूप से। सामाजिक उद्देश्य के लिए जो भी उद्देश्य के लिए योजनाएं हैं। तमाम जितने जी। सारे योजनाएं हैं, तो उसके लिए नेचुरल है कि सरकार को कहीं ना कहीं पे वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। एक और सवाल यहाँ पर जो सर, जीडीपी जो है, जीडीपी होता क्या है और टैक्स टू जीडीपी क्या होता है? क्योंकि हमारा जो बजट है, या कह सकते हैं कि सरकार जो है वो घाटे में है, तो जीडीपी लगातार बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी जीडीपी में अभी इंडिया जो है वो काफ़ी ऊपर है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रोथ रेट है जी। और जीडीपी जो है वो नेट डोमेस्टिक ग्रोथ रेट जो है, हर इंडिविजुअल की जो कंट्रीब्यूशन होती है इकोनॉमी के प्रति, और हर नागरिक कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के ऊपर। तो ये सब चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन होता है पूरे देश की इकोनॉमी पे, उसका एक लेखा जोखा होता है, एक आकलन होता है, और उस आकलन को देश के पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। टैक्स टू जीडीपी के बारे में जो आपने कहा है, वो टैक्स टू जीडीपी कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्ट वे में उसका इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि आप पूरा इकोनॉमी अगर देखा जाए और इकोनॉमी के अंदर जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन कितना आर्थिक रूप से सक्षम है सरकार को चीज़ें देने के लिए, वो होता है टैक्स के माध्यम से। तो वो जितने ज़्यादा नागरिक अगर टैक्स अगर देंगे सरकार को, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर टैक्स के लिमिट के अंदर अगर आएंगे और टैक्स के अंदर अगर आएंगे, तो नेचुरल है वो जो मनी है वो तो पैसा, कैलकुलेटेड पैसा है, और वो कहीं ना कहीं पे जाके इकोनॉमी पे ही लगता है। जैसे टैक्स देने की आपने बात की, कुछ आंकड़े हमारे पास टैक्स देने के लिए यहाँ पर, तो वो जो आंकड़े दिखाते हैं वो कहा जाता है कि 125 करोड़ की आबादी है, लेकिन टैक्स देने वाले लोग बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है जी। और उसमें भी जो 20 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी है, वो लोग तो और भी कम है। तो इस तरीके से मतलब पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास आ ही नहीं रहा है, तो किस तरीके से फिर तब भी जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, जीडीपी पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि भारत के बाकी जो कंपोनेंट्स है, जो जीडीपी के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है, वो कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। उसके चलते उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना विशाल है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं पे न्यूट्रलाइज कर लेता है, और उसी के चलते मतलब पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। यहाँ पर सर महंगाई जो है वो, बजट जब भी आना होता है या बजट आ चुका होता है, महंगाई शब्द का यूज़ हमेशा होता है। चाहे बड़े से बड़े घराने की बात हो, एक आम आदमी का परिवार हो, महंगाई सबके लिए जो है वो मार लेकर के आती है। महंगाई का बजट से क्या रिश्ता है? बजट से महंगाई का डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, और डायरेक्ट कोरिलेशन होता भी नहीं है। अच्छा। बजट जो है वो बजट एक टेक्निकल लेखा जोखा है सरकार का, और उसका महंगाई के साथ किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं होता है। ये गलत फहमी के शिकार होते हैं लोग, और गलत फहमी के चलते बजट के साथ अपेक्षित करते हैं कि महंगाई भी कम हो, लगा के बैठते हैं बजट से। बैठते हैं और अपेक्षा करते हैं कि महंगाई कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। महंगाई का कारण अलग होता है। महंगाई का कारण जो है वो सालाना होता है, वो दशक के हिसाब से भी होता है और मंथली हिसाब से भी होता है। महंगाई किसी भी देश में तब होता है जब उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो या फिर प्रोडक्शन कम हो, मतलब उत्पादन जो है, उत्पादन अगर कम देश हो, में चीजें जो बनती हैं वो कम हो, या फिर जो लोग खाते हैं इतना ज़्यादा हो पॉपुलेशन, और कंज्यूम जो है वो ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो, तब जाके महंगाई होता है। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि जब भी कोई इकोनॉमी बहुत तेज रफ्तार से
बढ़ ऊपर रही की होती है। तरफ बढ़ती है जी। तो नेचुरल है कि इन्फ्लेशन होगा ही। अच्छा, वो होता है बेसिकली एक तरह से डिकेडियल इन्फ्लेशन। मतलब इसे पूरा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर इकोनॉमी तेजी से और तेज रफ्तार से अगर बढ़ रही है और महंगाई अगर नहीं बढ़ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी पे एबनॉर्मेलिटी है। और वो एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जब वो देश हासिल कर लेता है, यानी कि डेवलपिंग से अगर डेवलप्ड डेवलप्ड। इकोनॉमिक अगर हो जाता जी। है तो महंगाई भी उस हिसाब से जाके फिर जाके कहीं ना कहीं पे एक स्टेबल हो जाए। स्टेटस को हो जाता है। जी। और फिर उस हिसाब से चलता है, क्योंकि उस पे फिर लोगों को उतना ज़्यादा चोट नहीं पहुंचता है, जी। क्योंकि इकोनॉमी की रफ्तार जब बढ़ती है तो इनकम की रफ्तार भी लोगों की बढ़ती है। बढ़ती है। एक सवाल यहाँ पर, रुपया जो है वो कहते हैं रुपये की वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है डॉलर के मुकाबले, जो इंटरनेशनल करेंसी है, ये कैसे तय होती है? रुपये की जो वैल्यू है वो कैसे तय होती है इंटरनेशनल मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट में रुपए का कीमत या फिर कोई भी देश के करेंसी का किसी भी कीमत, देश के इस करेंसी किसी की भी बात। देश का करेंसी का कीमत इस तरह से तय होती है। वो एक बहुत बड़ा जटिल एक वो है, पूरा थियोरी एक है, साधारण मॉडल तरीके से अगर हम मॉडल है। जानना चाहें। उसको बहुत सीधे वे में अगर मैं समझाऊं तो देश के जो आर्थिक चीज़ें हैं, जी। जैसे मतलब कि व्यापार जी। जो है देश का, व्यापार में आपने कितना बेचा, आपने कितना खरीदा, जी। वो एक कंपोनेंट होता है जी। उसको तय करने के लिए। फिर इसके साथ साथ आप पूरे दुनिया से कितना लोन आप ले रहे हैं या फिर अच्छा, दुनिया को आप कितना लोन दे दे रहे रहे हैं, हैं। जी। वो भी एक होता है। वो एक माध्यम होता है इसको तय करने का। जी। फिर इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बाहर से बाहर से कितना कितना इंडिया में आ रहा इन्वेस्ट हो है, रहा है देश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट देश आ में। रहा है और देश से कितना इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा बाहर है, जा रहा है। ये भी महत्वपूर्ण होता है। देश जी। से जो इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगा दूसरे देशों में, उसका फायदा आपको वो ज़्यादा मिलेगा, इम्पोर्टेंट है आपको मतलब। मिलेगा उसका फायदा। क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब आप दूसरे मुल्क में लगाते हो हाँ। तो दूसरे मुल्क में जब आप लगाओगे उसके साथ साथ आप उतना परसेंटेज भी तो उस मुल्क से लेके आओगे। हाँ। तो वो भी अच्छा। चीज़ है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे फ़ायदा पहुंचाती है। इसके साथ साथ जब हम लोग अक्सर इस चीज़ की बात करते हैं, एफडीआई और जी। एफआईआईस की बात करते हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जी। और जी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो देश के अंदर कितना आ रहा है वो भी महत्वपूर्ण होता है आपके करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। एक सर, शेयर मार्केट बहुत चर्चे में रहता है और ख़ास तौर पे जब बजट की बात हो तो कहते हैं शेयर मार्केट बढ़ रहा है, उतर रहा है। शेयर मार्केट के बेसिक्स बता दीजिए। मान लीजिए कि कोई एक आम इंसान है, उसको शेयर मार्केट उसने पहली बार सुना है, तो शेयर मार्केट को अगर उसे समझाना हो तो किस तरीके से हम बताएं उन्हें? शेयर मार्केट का भारत जैसे विशाल इकोनॉमी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जी। उसका पूरा ओवरऑल इकोनॉमी का अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट का मात्र 1.5 से 2% ये सर कंट्रीब्यूशन होता क्या होती है? है। शेयर मार्केट वही है कि जिसको हम लोग एक तरह से कहेंगे सट्टा बाजार जिसको अच्छा। कहेंगे, या फिर सट्टा बाजार भी एग्जैक्टली नहीं, मतलब वो एक कोडिफाइड कानून के अंदर चीज़ें होती है जिस पे अच्छा। कंपनी अपना शेयर बेचते हैं, अपना डिवेंचर बेचते हैं। जी। मार्केट बजट से कोई कोरिलेशन नहीं कहते हैं है। जब बजट आ रहा होता है, पेश हो रहा होता है, तो शेयर मार्केट चढ़ रहा है, उतर हाँ, रहा है। उफाम पे है और अगर घाटे पे है, ये तमाम चीज़ें हैं। ये कहीं ना कहीं पे डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं होता अच्छा। है, पर क्योंकि बजट एक ओवरऑल लेखा जोखा होता है पूरे साल का, और तमाम कंपनीज की भी अपेक्षाएं होती हैं, अलग अच्छा। अलग सेक्टर्स के जो कंपनीज हैं, जैसे जी। बैंक के अपने अपेक्षाएं होते हैं, फिर आपके इंश्योरेंस कंपनीज के अपने अपेक्षाएं होती हैं, फिर आपके रिटेल कंपनीज के अपेक्षाएं होते हैं, एयरलाइंस कंपनीज के अपेक्षाएं होते हैं। तो बजट में उन लोगों के अपेक्षाओं को अगर ध्यान में रखा जाता है और उनके अपेक्षाओं को अगर पूरा किया जाता है जी। तो नेचुरल है कि उस सेक्टर के कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उफाम पे होगा उसके हिसाब अंत में से। अब सर दोबारा से आ जाएंगे वही टैक्सेशन पे जो बात चल रही थी, राज्यों के और केंद्र के। जीएसटी की बात आपने की थी, फायदे बताए थे। जीएसटी है क्या, आएगा तो क्या बदलाव आएगा, और राज्य और केंद्र जो आपस में जिनकी टैक्स बराबर करने की बात की जा रही है कि हर जगह अलग, ये किस तरीके से कोरिलेट करता है और किस तरीके से काम करेगा, ये चीज़ बस एक बार बता दीजिए अंतिम। जीएसटी की जहाँ बात आती है, गुड्स एंड सर्विसेज जी। टैक्स जो है वो मतलब एक यूनिफॉर्मिटी पूरे देश भर में। जी। आज के डेट में जो टैक्सेशन का जो स्लैब है या फिर टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग तरह का है जी। और अलग अलग हिसाब से प्रदेश की सरकार कैलकुलेट कैलकुलेट करती है। करती है। एक
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रदेश से दूसरे प्रदेश जब एंटर करती है तो अलग अलग तरह के शुल्क लगाते हैं, एग्जिट टैक्स, एंट्री टैक्स और ये तमाम चीजें। तो जब तक वो ये सब मेघालय स्टेट से गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है जिस स्टेट में एंट्री हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब तक मेघालय से वो संतरा दिल्ली तक आएगी, मेघालय से आसाम, आसाम से बंगाल, बंगाल अच्छा, ये से सारे स्टेट्स अपने अपने एंट्री टैक्सेस लेंगे। बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से फिर हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली। अच्छा। तो इतने सारे प्रदेश वो चल के आता है जी। और वही जो सामान जो वहाँ पे इतने में था वो दिल्ली तक पहुँचने में इतने में हो जाता है। जीएसटी के माध्यम से ये होगा कि ये संतुलित हो जाएगा जी। सारी चीज़ें, और एक टैक्स लगेगा, एक टैक्स लगेगा और 1% के हिसाब से वो होगा। सरकार का कहना है कि 18% के आसपास टैक्स रखा जाए, टैक्स को रखा जाए। तो वो 18% वहाँ पे भी होगा और यहाँ पे 18% यहाँ पे भी होगा, यानी कि सारी चीज़ें 18% में ही कवर अप हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें संतुलित हो जाएगा। और अब इसका आवंटन कैसे होगा जी। जो बेसिक जो विवाद अभी तक केंद्रीय सरकार और प्रदेश के सरकार में थी कि आवंटन किस तरह से होगा, किस हिसाब से होगा, भारत सरकार का मानना है कि कहीं ना कहीं पे वो एक तरह से यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा। सारे प्रदेशों के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होगी और जो प्रदेश का नुकसान ज़्यादा हो रहा है उनका नुकसान भारत सरकार कम से कम 3 साल से लेके 5 साल तक उसकी भरपाई करेगी ताकि उनको नुकसान अपने जेब से देना ना पड़े। नुकसान किस बेस पे? प्रोडक्शन के बेस पे या पहले जितना लग रहा था? नहीं, प्रोडक्शन के बेस पे भी और जो चीज़ें बेचा जा रहा है उसके हिसाब से मतलब भी, फिलहाल जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं वो भी, और उसके साथ साथ कुछ और माइनर कंपोनेंट्स है उसके चलते भी नुकसान या घाटा या फ़ायदा वो हिसाब से देखा जाएगा। तो सरकार का कहना है, भारत सरकार का, कि ये सारे चीज़ों का आकलन करके जिस प्रदेश का जिस हिसाब से होगा चीज़ें उस हिसाब से दिया जाएगा और यूनिफॉर्मिटी होगी उस पर। और उस यूनिफॉर्मिटी के बाद भी अगर किसी प्रदेश को अगर नुकसान झेलना पड़ रहा है तो वो नुकसान भारत सरकार अपनी जेब से देगी। दत्ता सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि गुरुकुल की क्लास में जो भी यहाँ पर आपको समझाया गया है, जो भी आपको बताने की कोशिश की गई है, आप सब कुछ समझे हैं। लेकिन फिर भी हम अंत में आपको एक रिवीजन पॉइंट के साथ छोड़े चले जाते हैं। इन रिवीजन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। इसमें जो भी आपको लगता है, जो भी पूरी क्लास के दौरान जो अहम मुख्य बातें रही हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तब तक के लिए गुरुकुल में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।